हेलो स्टूडेंट्स, हमने समास किया था। समास की हम 3 वीडियो कर चुके हैं बेटा। उसमें हम कर चुके थे समास की परिभाषा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के हमने 2 भेद पढ़े थे, वैधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। आज हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। पिछली वीडियो में हमने वैधिकरण कर लिया था। तो हमने कहा था बेटा, पदों के आधार पर तो समास के 4 भेद होते हैं, वैसे 6 भेद होते हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष, उसी को कर्मधारय भी कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष का ही दूसरा नाम क्या है? कर्मधारय। ओके, कर्मधारय जानेंगे क्या होता है। जिस समास में विशेषण विशेष्य, समझते हैं, विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय के बीच संबंध पाया जाता है। सबसे पहले जानेंगे विशेषण क्या होता है। आप जान भी चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी किसकी विशेषता बताएंगे? या तो संज्ञा की या सर्वनाम की, तो वो कहलाएंगे विशेषण। ओके, जैसे हरी मिर्च, मिर्च की विशेषता क्या है? हरी है। लाल कुर्ती, कुर्ती की विशेषता क्या है? लाल है। ओके, लाल विशेषण है। 2 बच्चे, बच्चों की विशेषता कितने हैं? वो 2 हैं, संख्या में 2। तो ये हरा पेड़, पेड़ की विशेषता क्या? हरा। तो ये क्या है बेटा? विशेषण। अब विशेषण क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अब देखो, मैंने कहा 2 पेड़। अब देखो, पेड़ की विशेषता बताइए ना, पेड़ की बताइए। तो पेड़ क्या हो गया? विशेष्य। लाल कुर्ती, कुर्ती हो गई विशेष्य। इसमें हो गई मिर्च विशेष्य। मोटी पुस्तक, अब मोटी विशेषण बन गया, पुस्तक क्या बनी? विशेष्य। लंबा बच्चा, लंबा क्या है? विशेषण। बच्चा क्या है? विशेष्य। ओके, तो अब देखिए, जिस समास में विशेषण विशेष्य, मतलब विशेषण विशेष्य का संबंध मिलेगा, या तो दूसरा और पढ़ लेते हैं, उपमान। उपमान, जिससे तुलना की जाए, मतलब हम किसी आम वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से करेंगे तो वो प्रसिद्ध वस्तु क्या कहलाएगी? उपमान। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, अब जिसकी तुलना की जाए, जैसे मैं कह दूं चंद्र मुख है, मुख चंद्र है। मुख, मुख की तुलना की है, किससे की है? चंद्र से, चांद से। तो चांद हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। राम शेर शाह बहादुर है। राम, राम की तुलना किससे की है? शेर से। तो राम हो गया उपमेय, शेर हो गया उपमान। सीता मृग नयनी है। सीता के मृग, नयनी, मृग होता है हिरण, नयनी मतलब नैन। ओके, आंखें मृग के समान है। तो यहाँ सीता की आंखों की तुलना की है, मृग के समान है। ओके, तो जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा? उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो होगा उपमान। तो अब देखिए, अब ये करने के बाद हम आते हैं फिर परिभाषा पे। जिस समास में विशेषण विशेष है, या तो विशेषण विशेष आप जान चुके हैं, उनका संबंध मिलेगा, या उपमान उपमेय का संबंध होगा। ओके, तो आप जान चुके हैं। जैसे देखिए, आगे करके दिखाती हूँ मैं। समास विग्रह, समस्त पद है नीलकंठ। अब देखो, नील विशेषण है या नहीं? कंठ की विशेषता बता रहा है, नीला है। अब इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कंठ, नीला विशेषण आ गया ना। सुविचार, सु होता है अच्छा, अच्छा है जो विचार। नीलांबर, नील आ गया, नीला है जो अंबर। महारानी, महान है जो रानी, महान विशेषण आ गया। मतलब पहला पद होगा जो क्या होगा? क्या होगा? विशेषण होगा। ओके, अब देखिए, उपमान उपमेय का संबंध और दिखाती हूँ मैं। उपमान उपमेय, उपमान मृग नैनी। ओके, मृग जैसे नैनों वाली। अब नैनों की तुलना किससे की है? मृग से। चरण कमल, चरणों की तुलना किससे की है? कमल से, कमल के समान चरण। घनश्याम, घन के समान श्याम। ओके, तो कहने का मतलब क्या है बेटा? या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, या उपमान उपमेय का संबंध होगा। ये होगा कर्मधारय समास, जो कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास का ही भेद है। अब इसका दूसरा भेद क्या होगा? द्विगु समास। समानाधिकरण तत्पुरुष का दूसरा भेद क्या होगा? द्विगु। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, इस समास का क्या होगा बेटा? पहला पद, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण, उसे द्विगु समास कहते हैं। और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार जुड़ जाएगा। ओके, जैसे पंजाब, पंज होता है 5, आब होती है नदी, तो 5 आबों का समूह। अब देखो, समास विग्रह किया है तो समूह आ गया ना। और 5, पहला पद क्या हो गया? 5।
5 आया, संख्यावाची विशेषण हो गया। चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 आ गया। ओके। चवन्नी, 4 आनों का समूह या समाहार, समाहार कह देंगे हम। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। अब देखिए क्या इनमें जब हम समास विग्रह करते हैं, पहला पद क्या है, संख्यावाची विशेषण और समूह या समाहार मतलब जुड़ा होगा। ओके, तो ये क्या बन गया है, द्विगु समास। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा। द्वंद्व का क्या अर्थ होता है, झगड़ा। अब झगड़ा किसके बीच होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे बेटा। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देखिए मैं आपको कह दूं माता या पिता में से एक चुन लो, आप क्या कहोगे, नहीं हमें तो दोनों चाहिए, मतलब दोनों, दोनों की समानता। ऐसे ही पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। और इसके बीच में जब समास विग्रह करेंगे तो और तथा या जुड़ जाते हैं, और तथा अथवा या योजक शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, भला बुरा, भला और बुरा, माँ बाप, माँ और बाप, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, माता पिता, माता और पिता, खीर हलवा, खीर और हलवा। मतलब कहने का क्या है बेटा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ओके। अब देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि लास्ट भेद है, ये छठा भेद होता है वैसे तो, और कुल मिलाकर करे तो ये छठा, कुल मिलाकर करे तो ये छठा भेद होता है, और वैसे पदों के आधार पर ये चौथा भेद होता है। बहुव्रीहि इस समास में बेटे न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा, दूसरा मतलब उत्तर पद। इसमें कोई दोनों पद मिलकर ये तीसरा पद बनाते हैं। न तो पूर्व पद होता है प्रधान, न उत्तर पद, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे देखिए आप उदाहरण से समझेंगे, वैसे नहीं समझ में आएगा, उदाहरण से जल्दी कवर हो जाएगा। दशानन, अब देखो 10 किसको कहते हैं, दशानन रावण को। अब ना तो 10 इम्पोर्टेंट हुआ, ना ही आनंद आई एम सॉरी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, किसके लिए दशानन शब्द का प्रयोग किया जाता है, रावण के लिए, अर्थात रावण। तो यहाँ तो बेटा ना तो पूर्व पद है 10 ये प्रधान हुआ, न आनंद उत्तर पद प्रधान हुआ, बल्कि रावण प्रधान हो गया है। ओके, तो क्या होगा, न पूर्व पद प्रधान न दूसरा, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, रावण। यहाँ तीसरा पद रावण प्रधान हो गया है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। आप सभी जानते हैं नीलकंठ किसको कहा जाता है, शिव को। निशाचर, निशाचर मतलब राक्षसों को कहा जाता है जो रात्रि में घूमते हैं। निशा मतलब रात, रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, राक्षसों को ही निशाचर कहा जाता है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। देखो हम भी पहनते हैं वैसे तो पीले वस्त्र, लेकिन किसके लिए रूढ़ है ये सब, किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। मतलब देखो बेटा यहाँ ये तीसरा पद प्रधान है इसमें, ठीक है, ना ही उत्तर पद प्रधान है, ना ही पूर्व पद, बल्कि कोई तीसरा पद है वो प्रधान है। कौन सा समास होगा वो, बहुव्रीहि समास। अब कुछ दो एक बातें और हैं बेटा, कर्मधारी और बहुव्रीहि समास में अंतर कैसे पहचानेंगे, इसके आप समास विग्रह से पहचानोगे, वैसे समझ में नहीं आएगा। पीला है जो अंबर, देखो पीतांबर है जैसे, पीला है जो अंबर, अगर अपने समास विग्रह इस तरह से किया है तो बन गया कर्मधारय समास, और आपने इस तरह से किया है पीले है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, तीसरे पद को प्रधान बताया है, तो बन जाएगा बहुव्रीहि समास। नीलकंठ का भी देख लीजिए, नीला है जो कंठ, कर्मधारय है क्योंकि जो लगा है, और नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। मतलब बेटा इसमें तीसरा पद प्रधान होगा तो बहुव्रीहि, वरना कर्मधारय। ऐसे ही द्विगु और बहुव्रीहि में भी देख लीजिए, ऐसे ही लंबोदर का भी हो जाएगा बेटे, ठीक है। लंबा है जो उदर, कर्मधारय, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, बहुव्रीहि। अब देखिए द्विगु और बहुव्रीहि में भी अंतर देख लीजिए। दशानन, देखो पहला पद संख्यावाची विशेषण है, हम इसको क्या कह सकते हैं, द्विगु भी कह सकते हैं। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। अगर हमने ऐसे समास विग्रह किया तो बन गया बहुव्रीहि, और 10 आनंदों का समूह बन गया द्विगु समास। कुल मिला के बेटा समास का टॉपिक हमारा इतना ही है, समास हमारा हुआ कंप्लीट, ठीक है। मेन हमने यूँ समझना है कि भाई ये कैसे होता है। पूर्व अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ओके। और कर्मधारय समास में बेटे
विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद अर्थात दूसरा पद, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ओके, कुल मिला के इतना सा ही है समास। यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हैं, वरना ऐसा समझ में ही आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके ओके बेटा।